हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुदित सिंह है एंड आई वेलकम यू ऑल टू शिवम क्लासेस एंड फिजिक्स जोन। तो आज फिर से हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अभी तक हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट में हमारा थोड़ा सा पोर्शन बाकी रह गया है चैप्टर का, तो उसे कवर करने के पहले हम लोग एक बार छोटा सा प्रीकैप ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है। ओके, तो हम पूरे ही चैप्टर को एक फ्लो चार्ट के अंदर कंप्राइज करेंगे कि किस तरह से चैप्टर फ्लो होता रहा, क्या क्या हमने पढ़ा है और उस टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हमने देखी थी। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रोथ एंड हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ग्रोथ एंड हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से अकबर बादशाह के ज़माने से लेकर के और फिशरमैन के ज़माने तक, फिशर साहब के ज़माने तक किस तरह से जो स्टैटिस्टिक्स है वो ग्रो करता गया एंड उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स है सभी जगहों पर यूज होने लगा। एंड स्टैटिस्टिक्स के एडवांटेजेस सारे के सारे लोग मतलब पूरी दुनिया को समझ में आ गए। और इसी के साथ साथ महालोनुबिस साहब की मेहनत से इंडिया में भी स्टैटिस्टिक्स ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया। कोलकाता, हैदराबाद, काफ़ी सारे मतलब जगहों पे इंस्टीट्यूट्स खुले हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, डिपार्टमेंट बनाए गए एंड फिर गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, और वहीं पे हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। वो डेफिनेशन कैसी थी कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो यहाँ से हम लोग हमने जंप किया था वर्ड पे, इस वर्ड पे, ज़रूरी वर्ड पे जो कि है डेटा। ठीक है, और डेटा वर्ड का जैसे ही हमने मीनिंग देखा दैट इट इज कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑफ व्हाट काइंड। तो हमने उसको सबसे पहले डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, दैट आर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सो व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इनका नाम खुद बताता है that qualitative represents quality of something. Like I'm talking about your quality, quality of mobile phone, quality of textbook, whatever, है ना। and quantitative is numerical, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। सो सबसे पहले हमने डेटा को इन दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। उसके बाद हमने डेटा को के अंदर पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या होता है ये सीखा था, कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है। तो ये तो आपको याद ही होगा कि पॉपुलेशन क्या है एंड सैंपल क्या है। जितने भी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं। एंड उसमें से अगर हमने कोई कंडीशन लगा करके हमारे पॉपुलेशन में से सिलेक्टिव डेटा कंप्राइज किया है, अलग किया है, तो उसे हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा को हमने अलग तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा क्या था, सेकेंडरी डेटा क्या था? प्राइमरी डेटा इज, अगर आप खुद कलेक्टर हो डेटा के एंड डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहली बार डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो इट इज प्राइमरी डेटा। एंड सेकेंडरी डेटा क्या था कि अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई और प्राइमरी डेटा कलेक्टर के पास से उसके डेटास को आप ले करके यूज कर रहे हो, देन यू आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा। वो पहले ही डेटा बना चुका है, उसने उन्हें एनालाइज कर लिया है, इंटरप्रेट कर लिया है, उसके बाद आप उसी के डेटास को वापस से रीयूज कर रहे हो, देन यू आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा। ओके, सो प्राइमरी डेटा के अंदर हमने तीन मेथड्स देखे थे कि कौन कौन से मेथड से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। वो तीन मेथड्स थे, डायरेक्ट मेथड जिसके अंदर फेस टू फेस जो पर्सन है वो जा करके एंड डेटा कलेक्ट करता है। एंड इनडायरेक्ट मेथड के अंदर फेस टू फेस आप नहीं जा सकते हैं,
इसीलिए क्योंकि बहुत ही बड़ा फील्ड हो जाता है। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत कुछ हमने देखा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड के भी, इनडायरेक्ट मेथड के भी। एंड क्वेश्चन के अंदर हमने आइडियल क्वेश्चन देखा कि किस तरह से हम एक आइडियल क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके अलावा हमने क्वेश्चन के भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है अब सेकेंडरी डेटा के अंदर। सेकेंडरी डेटा की सोर्सेज क्या है और क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए व्हाइल वी आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा। ओके, सो अभी हम लोग ये 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे एंड हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, सो गाइस, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा के अंदर शायद हमने पहले भी बात कर ली है, बट लेट अस डिस्कस देम अगेन कि सोर्सेज ऑफ डेटा कैन बी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर देयर इंटरेस्ट, जो कि वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग इकोनॉमिकल बैलेंसेस एंड कैलकुलेशंस। तो इस उन कामों के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो लोग जो गवर्नमेंट है वो हमारे डेटास कलेक्ट करती है। उसके काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम दिया गया है यहाँ पे, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CSO कहा जाता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, फिर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है, इसी तरह से आयकर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये सारे के सारे जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं एंड उन्हें मतलब खुद के इंटरेस्ट एरिया वाला ही डेटा कलेक्ट करते हैं एंड उन्हें पब्लिश करते हैं। तो ये डेटाज अगर आपका जो स्टडी है वो इन डेटा से रिलेवेंट है तो आप ये डेटाज यूज़ कर सकते हो समहाउ। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन आप डेटा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कई सारे सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी है। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह वगैरह, जिस जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंप्लीटली गवर्नमेंट के नहीं हैं, सेमी गवर्नमेंट है। तो जैसे ये लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एंड स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड दिया गया है। तो ये सारे के सारे सेमी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में कौन कौन आता है? इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के अंदर आता है एक तो मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब उसके अलावा लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है, मॉनेटरी फंड भी। ये सारे के सारे जो है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है। ये भी जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, बाद में उन्हें पब्लिश करते हैं। तो यहाँ से भी आप डेटा ले सकते हैं। और भी सोर्सेज है, देखो ये सारे के सारे सोर्सेज तो देखो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। इनको समझने का या समझाने का कोई भी बहुत बढ़िया तरीका है नहीं मेरे पास, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, देन रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हमारे गुजरात में, गुजरात के बाहर नेशनल CSIR है, PRL हमारे अहमदाबाद में ही है, ठीक है। फिर ये भावनगर की है, सॉल्ट मेरिन रिसर्च लेबोरेटरी। इसी तरह से दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे आइसर है। तो ये सारे के सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी डेटा कलेक्ट करते हैं। रिसर्चर्स यूजुअली डेटा कलेक्ट करते हैं पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो आप उन डेटाज को कभी भी यूज़ कर सकते हो। उनके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर उनके जो कलेक्टेड डेटाज हैं आपको मिल जाते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं कभी भी। उसके बाद जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लाइक जिला पंचायत वगैरह वगैरह, ये एक और है ऐसे ही जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप जानते ही हैं, बाकी पढ़ोगे तो सब समझ ही जाओगे। इसके अंदर कुछ है नहीं बताने लायक, कि समझाने लायक कुछ भी नहीं है, लाइक इट्स नॉर्मल कि कहाँ कहाँ से सोर्स आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, क्या क्या सोर्सेज है, ठीक है।
और भी कुछ बेसिक सोर्सेज के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, पब्लिकेशंस ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन अपने इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक मतलब डिमांड है या नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए वो डेटा कलेक्ट करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उनकी जर्नल्स हैं। तो ये सारे के सारे जो डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी डेटा कलेक्ट करता है उनकी पब्लिकेशंस के थ्रू आप जो है डेटा कलेक्ट मतलब रीयूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक कि समझाने लायक है। लाइक इंग्लिश से हिंदी करके दे रहा हूँ, जस्ट ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश्ड सोर्स। अब आगे जो प्रिकॉशंस है वो ध्यान रखने वाली चीज़ है। देखो ये जो पोर्शन था ये तो रट्टाफिकेशन वाला पोर्शन था कि सारे के सारे नाम दे दिए, कितने मार्क का है क्वेश्चन, वो मार्क देखिए और उसी हिसाब से आंसर की लेंथ बनाइए, और जो आपने रट्टा मारा है उसे छाप दीजिए, हाँ प्रिंट कर दो आंसर शीट के ऊपर। लेकिन प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है वाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। तो किस तरह के प्रिकॉशंस रखने हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बताया गया है, वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो जब भी आप सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि वो डेटा कलेक्ट करने वाला पर्सन क्या है, कौन है, या फिर कोई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने तो कहीं किसी और को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था कि आप जाइए ये डेटा कलेक्ट कीजिए। तो हु इज द डेटा कलेक्टर? अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर ने किसी प्राइवेट फील्ड को दे दिया है कि आप जाइए डेटा कलेक्ट कर लीजिए हमारी तरफ से, तो देखो अगर कोई थर्ड पर्सन जा रहा है तो उसके आइडियोलॉजी आपको नहीं पता, वो किस तरह से डेटा को जज करेगा वो आपको नहीं पता, इसीलिए वो डेटा आपके लिए रिलायबल नहीं है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट खुद वो डेटा कलेक्ट कर रही है तो उसके कुछ नॉर्म्स होंगे, उनके कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होंगे कि इसी तरह से ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो आप एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या ये डेटा आपके लिए काम का है या नहीं। लेकिन अगर किसी प्राइवेट सेक्टर ने किया है तो उसके लिए कोई नॉर्म्स नहीं है ना। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई लॉ नहीं है कि आप इसी तरह से काम कीजिए, इसी तरह से डेटा कलेक्ट कीजिए, है ना। तो डेटा कलेक्शन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, इसलिए किसने डेटा कलेक्ट किया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये हमें बात बताई गई है इस फर्स्ट पॉइंट। अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, दैट द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डेटा मस्ट बी रिलेवेंट। यानी कि जो डेटा कलेक्ट करने का पर्पस था ना भाई, जिस भी सेक्टर ने, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है, उसका जो पर्पस था वो आपके पर्पस से रिलेवेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपके किसी काम का नहीं है डेटा, है ना। तो इसीलिए पर्पस भी तो मैच होना ज़रूरी है। फिर द कलेक्टेड डेटा मस्ट नॉट बी टू ओल्ड। बहुत ज़्यादा पुराना डेटा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से चांदी के भाव पहले क्या थे आज क्या है, सोने के भाव क्या थे आज क्या है, चावल के भाव, या हमारे अहमदाबाद की संख्या ही देख लो ना। अहमदाबाद में आज से 50 साल पहले कितने लोग थे, आज कितने लोग हैं, और अभी 2 महीने पहले कितने लोग थे कोरोना पैंडमिक के पहले, उसके बाद में कितने लोग हैं। कई लोग और अहमदाबाद छोड़ करके बाहर भी चले गए, शिफ्ट हो गए कि जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता तब तक अहमदाबाद से दूर रहें, सेफ रहें। तो आपका डेटा जो है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा द मैटर्स रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ डेटा, क्या बोल रहा है, बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा द मैटर्स रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ डेटा फॉर विच डेटाज आर कलेक्टेड
and the definition of the terms used in data should be ascertained। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि डेटा को यूज करने से पहले आप उसका स्कोप ऑफ डेटा देखिए, रीजन जहां पे डेटा, जिसके लिए डेटा कलेक्ट किया गया है वो देखिए, एंड डेफिनेशन देखिए कौन से टर्म्स पे डेटा लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, इसके बिना डेटा को यूज़ करना नहीं चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट यूज ऑफ एस्टिमेटेड डेटा शुड बी अवॉइडेड। हाँ, ये कभी नहीं होना चाहिए, लाइक डायरेक्ट यूज ऑफ एस्टिमेटेड डेटा नहीं। देखिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है रॉन्गली कैलकुलेटेड, पर मैं बोलता हूँ अगर राइटली कैलकुलेटेड है तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पता नहीं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारे एनालिसिस है, लाइक मैं कितना एक्यूरेसी चाहता हूँ वो मुझ पे डिपेंड करता है। तो जस्ट उन्होंने एनालिसिस लिख करके कोई इंटरप्रेट कर दिया है, तो उस इंटरप्रिटेशन को यूज करके डायरेक्ट ही प्रेजेंट कर देना नहीं चाहिए। आपको बेस डेटा, जिससे ये सारा का सारा उन्होंने एनालिसिस किया है, वो बेस डेटा ज़रूर देखना चाहिए कि वो बेस डेटा क्या है, कैसे है, और उसके अंदर मतलब क्या क्या फैक्टर्स लिए गए। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर और ज़रूर देखनी चाहिए। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी नोन so that the investigator becomes familiar with the advantages and disadvantages। है ना, ये जाहिर सी बात है कि आपको डेटा किस तरह से कलेक्ट किया गया है वो मेथड आपको पता होगी, तो आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता होंगे कि अगर क्वेश्चन आयर लिया है और क्वेश्चन आयर लिया है तो कैसे लिया है, बाय पोस्ट लिया है, बाय न्यूमरेटर लिया है, कैसे लिया है, तो आपको पता होगा कि डेटा किस तरह से मिला है, कितना रिलायबल डेटा है। ये सारी की सारी जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पता चल जाएंगे। तो डेटा का प्रॉपर अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। ओके, सेकेंडरी डेटा लेने का पर्पस देखिए एक ही होता है, एक ही तो नहीं होता है, लेकिन हम क्यों लेते हैं सेकेंडरी डेटा, बिकॉज हमारे पास कई बार हम पूरा का पूरा देश नहीं घूम सकते, तो हमें नेशनल डेटा वाली जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं उन्हें यूज़ करना ही पड़ता है ना। हम अगर कहीं हमारे जो डेटा का कॉस्ट है वो बढ़ जाए कभी, तो हमें किसी और का डेटा लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको सेकेंडरी डेटा यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन सेकेंडरी डेटा यूज़ करने से पहले ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके अंदर हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद सिर्फ समरी ऑफ द चैप्टर रह गया है और उसके अलावा कुछ भी नहीं रहा। इस चैप्टर के अंदर से सिर्फ अब आपकी एक्सरसाइज ही रह गई है, जिसमें 1 मार्कर्स, MCQ, 2 मार्कर्स वगैरह वगैरह जैसे क्वेश्चंस के साथ साथ शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी हैं दिए हुए। और ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, एंड आई डोंट थिंक कि मुझे आपको टिक कराने की ज़रूरत है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, एंड मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको लेंथ ऑफ द आंसर हमेशा रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे देख लिया ये है, वहाँ पे अगर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसमें आपने जितना टिक किया उतना ही चिपका दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्क्स के अकॉर्डिंगली लेंथ आपको सिलेक्ट करके और बाद में लिखनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर देख लीजिएगा, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डिफरेंसेस है एंड मेथड्स हैं वो सारे के सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के अंदर यूजुअली वो आता है। एंड स्कोरिंग, देखिए स्कोरिंग कहूँ या फिर मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन MCQ वगैरह जैसे क्वेश्चंस
आपको चैप्टर रीड करने से ही आएंगे। आपको पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार, दो बार, तीन बार रीड करना पड़ेगा, तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आई सजेस्ट कि आप चैप्टर को एटलीस्ट 3 बार रीड करो, ताकि इस तरह से कोई भी बीच के क्वेश्चंस निकाल करके अगर आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ाता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, अदरवाइज 1 मार्कर्स आगे पीछे से ही करना पड़ेगा आपको, है ना। तो देख लो, चैप्टर रीड कर लो, एंड सारे के सारे आंसर्स, कुछ भी हमारे चैप्टर की समरी के अंदर मतलब पूरे चैप्टर में ना आता हो, ऐसा कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। मैं भी खुद भी देख चुका हूँ। आप लोग खुद से टिक कर लो आंसर्स एंड उनको प्रिपेयर कर लो अपने हिसाब से, एंड नोट्स बनाते रहो। ओके, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू।